गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टू क्लासेस में हमने लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसे होती है और उनके लिए लाइब्रेरी नेटवर्क्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए, लाइब्रेरी कंसोर्शियाज कैसे एग्जिस्टेंस में आए, उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस किया था जो थ्योरेटिकली पूरा था। आज हम उससे उसका नेक्स्ट यूनिट देखेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग जो लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं और लाइब्रेरी कंसोर्शिया है उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने केवल नाम सुने थे कि इन्फिलिबनेट है, बोनेट है, कैलिबनेट है, डेलनेट है, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आए, उसके बारे में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, आपका यूनिट नंबर 10 है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स एंड कंसोर्शिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो बेसिक्स में हम नहीं जाएंगे। बेसिक्स में वही सारी स्टोरीज लिखी होगी कि कंसोर्शियाज क्या होते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर लाइब्रेरी नेटवर्क्स और कंसोर्शियाज कैसे शुरू हुए, वहाँ पे कैसे लाइब्रेरी नेटवर्क्स शुरू हुए, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। इट वॉज मिड 1980s that the telecommunication boom came out in India and networking was given thrust by the government of India. In India, Department of Technical Telecommunication is responsible for maintaining national telecommunication infrastructure, which is backbone of नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, 1980s के बाद भारत के अंदर टेली कम्युनिकेशन या आईसीटी की जो बात की जाए तो वो भारत में आया और उसका जो पूरा मेंटेन करने का काम जो था वो कौन करता था, वो करता था एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। लेकिन उन्होंने इस काम को करने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहा जाता है निक नेट। ठीक है, जिसे आज हम एनआईसी के नाम से भी जानते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। पूरे भारत का इंटरनेट का काम या आईटी का काम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन संभालती है तो वो है एनआईसी। सारे देश की सारी वेबसाइट्स जो है गवर्नमेंट वेबसाइट वो एनआईसी मेंटेन करती है या उनके थ्रू मेंटेन होती है। पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एनआईसी देखती है। देश में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनआईसी करती है। ठीक है, तो एनआईसी के द्वारा ये सारा काम होता था। ठीक है, और 1975 में एनआईसी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। इन लाइब्रेरी पार्लेंस एंड लाइब्रेरी की बात की जाए तो वहाँ पे निसेट था। ठीक है, निसेट वाज अ मेजर डेवलपमेंट। इट वाज established in 1977 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज DSIR। और इसका ऑब्जेक्टिव का क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज। ठीक है, देश के अंदर नेशनल इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम और सर्विसेज को डेवलप करना, ये निसेट का ऑब्जेक्टिव था। इट प्लेड मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अहमदाबाद। फिर उसने क्या किया, निसेट ने अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइब्रेरी नेटवर्क्स को डेवलप करने में भूमिका निभाई। जैसे एडीनेट है, बॉम्बे लाइब्रेरी बोनेट है, कैलनेट है, ठीक है, कैलिबनेट है, डेलनेट है, माइलिब नेट है, बेंगलोर लाइब्रेरी नेटवर्क है या फिर पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क है। इन सब को इस्टेब्लिश करने में निसेट ने अहम भूमिका निभाई। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इन्फिलिबनेट वॉज इन 1988। ठीक है, यूजीसी के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई यूजीसी के थ्रू जिसका नाम था इन्फिलिबनेट, और 1988 में वो इस्टेब्लिश हुई थी। और उसने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत रेडिकल चेंजेस किए। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पूरे देश का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क अगर कोई मैनेज करता है तो वो इन्फिलिबनेट मैनेज करता है। सारी यूनिवर्सिटीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड
इन्फ्लिपनेट के थ्रू होती है, कॉलेजेस को सर्विसेज इन्फ्लिपनेट के थ्रू प्रोवाइड होती है, ठीक है। बहुत सारी और सर्विसेज है जो इन्फ्लिपनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कुछ सारे नेटवर्क्स हैं जिसको ईयर वाइज यहाँ पे अरेंज किया हुआ, कौन सा नेटवर्क कौन से साल में बना था। सबसे पहले निकनेट बना था, दैट इज इन 1977 में। उसके बाद सारे ये अलग अलग लाइब्रेरी नेटवर्क्स एस्टेब्लिश हुए, ठीक है। अगर इंडिया में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो है इन्फ्लिपनेट, ठीक है। The InflipNet has played an important role in automation and modernization of university library systems in India. पूरे देश में यूनिवर्सिटीज़ के लाइब्रेरी सिस्टम में बहुत बड़ा जिसका रोल है वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन्फ्लिपनेट है। It provide university and research institute the bandwidth for accessing e-journals. E-journal एक्सेस करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। स्कॉलरली कम्युनिकेशन के अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है। आपको पता ही होगा कि शोध गंगोत्री, शोध गंगा, ये सब इनिशिएटिव इन्फ्लिपनेट के हैं। और इन्फ्लिपनेट को किसने इस्टेब्लिश किया था? यूजीसी ने इस्टेब्लिश किया था 1991 में, ठीक है। इनिशियली इट वाज स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट अंडर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA, ठीक है, टू बी कन्वर्टेड लेटर इनटू फुल फ्लेज प्रोग्राम ऑफ यूजीसी। बाद में उसको इन्फ्लिपनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गांधीनगर में है, ठीक है। गांधीनगर की साइंस सिटी में उसका हेडक्वार्टर है। ये यहाँ पे जो लिखा है ये ओल्डर इन्फॉर्मेशन है। गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में इसका ऑफिस नहीं है, इसका हेडक्वार्टर साइंस सिटी गांधीनगर में है। इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव सबसे फर्स्ट कि सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लाइब्रेरीज़ हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ या कॉलेज लाइब्रेरीज़, उन सबके बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है। उसको इम्प्रूव करके क्या करना है, उसको इम्प्रूव करने के बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को या इंफॉर्मेशन एक्सेस को, ठीक है, स्कॉलरशिप के यानी स्कॉलर्स को सपोर्ट करना रिसर्च रिसोर्सेज के थ्रू या रिसर्च को सपोर्ट करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एक कंप्यूटराइज नेटवर्क का निर्माण, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव है, जिसके थ्रू उस कंप्यूटराइज नेटवर्क के थ्रू देश में जितने भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है, ठीक है, उन सबको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। इसमें चाहे वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो या कॉलेज लाइब्रेरी हो या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है या R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी को जोड़ना उनका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब उनको जोड़ना क्यों है? उन्हें जोड़ना इसलिए है कि जो उनकी सर्विसेज हैं उसको कंप्यूटराइज्ड कर सकें वो, ठीक है। टू इवॉल्व स्टैंडर्ड्स, यानी अगर सभी जुड़ी हुई होगी तो उनके स्टैंडर्ड्स डेवलप होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म गाइडलाइंस वो लोग क्रिएट कर पाएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएंगे, ये भी उसका एक रीज़न है। देन टू इवॉल्व अ नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग वेरियस लाइब्रेरीज, ठीक है। अपने आप को उन्हें एक नेशनल लाइब्रेरी नेशनल नेटवर्क के तौर पे इस्टेब्लिश करना था जो सभी लाइब्रेरीज को कनेक्ट करके रखें। देन टू प्रोवाइड रिलायबल एक्सेस टू डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज बाय क्रिएटिंग ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग, ठीक है। तो यूनियन कैटलॉग को बनाना भी इनका एक ऑब्जेक्टिव था, जिससे सभी जो देश की सभी लाइब्रेरीज है उनको ये पता चल सके कि कौन सी लाइब्रेरी में कौन सा डॉक्यूमेंट है। Then to provide bibliographical information sources with citation, abstract, etc. through indigenously created database of sectoral information centers of niche set, ठीक है। तो लोकल लेवल पे क्या करना था इनको, एक बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस बनाना था जहाँ से सभी का जो जर्नल्स हैं या फिर रिसोर्सेस हैं, बुक्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन सभी जगह एक साथ पहुंचाई जा सके।
Then to develop new method and techniques for archival of valuable information available as manuscript and information documents in different languages. तो जो अलग अलग भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में पुराने डॉक्यूमेंट्स है या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो उसको उसके आर्काइवल के लिए नई नई मेथड डेवलप करना, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था. देन टू ऑप्टिमाइज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन थ्रू शेयर्ड कैटलॉगिंग, इंटर लाइब्रेरी लोन, कैटलॉग प्रोडक्शन, यानी इंफॉर्मेशन या रिसोर्स शेयरिंग, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था. Then to enable the user dispersed all over the country irrespective of location and distance to have access to information regardless of serial, thesis, dissertation, book, monograph, non-book material by locating the sources where from available and to obtain it through the facility of infinite and union catalog of document. तो यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वो दुनिया के किसी भी कोने में है तो वो उसे एक्सेस कर सके, ऐसे सिस्टम को डेवलप करना, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव था. प्रोजेक्ट्स हैं या फिर डिजर्टेशन से उसका डेटाबेस बनाना, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव है जो उन्होंने फुलफिल कर लिया है. टू इनकरेज कोऑपरेशन अमंग लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन द कंट्रीज सो दैट रिसोर्सेज कैन बी पूल्ड फॉर बेनिफिट. तो सभी लाइब्रेरीज के बीच में कोऑपरेशन डेवलप करना, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितना काम किया है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ वर्क कर रहे हैं लेकिन वो लाइब्रेरीज को कनेक्ट करने में उनका वर्क बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है. वो कनेक्ट हो गए सभी से, लेकिन उनसे जो लाइब्रेरीज कनेक्ट है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाई है. टू ट्रेन एंड डेवलप ह्यूमन रिसोर्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी ऑपरेशन. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको ट्रेनिंग देना, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्फ्लिनेट चलाता है ट्रेनिंग के लिए. देन टू फैसिलिटेट एकेडमिक कम्युनिकेशन अमंग साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सोशल साइंटिस्ट, एकेडमिशियन एक्सेट्रा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र. ठीक है, तो यानी एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जहाँ पे देश के जितने भी सोशल साइंटिस्ट या जो भी स्कॉलर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ. एक विद्वान करके डेटाबेस बनाया है लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते उसको फिर देखना पड़ेगा. ठीक है. टू अंडरटेक सिस्टम डिज़ाइन एंड स्टडीज़ इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड डेटा मैनेजमेंट. ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग या डेटा हैंडलिंग, इसमें भी कुछ ना कुछ नई सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम या सॉफ्टवेयर या कुछ सिस्टम डेवलप करना, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव था. पूरे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उसको मॉनिटर करना, ये भी इन्फ्लिनेट का एक काम था. टू कोलैबोरेट विथ इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन सेंटर एक्सेट्रा इन इंडिया एंड अब्रॉड इन द फील्ड रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंटर्स. ठीक है, तो जितनी भी लाइब्रेरीज या इंफॉर्मेशन सेंटर्स है दुनिया में उन सबसे कॉन्टैक्ट बनाना जो उनके ऑब्जेक्टिव से मैच करती है. देन R&D को डेवलप करना इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में. ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में R&D करना, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव था. और अपनी जो पॉलिसीज़ है या अपनी जो सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसीज है, उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना. ठीक है, और उसके अलावा भी जो भी चीज़ें हैं उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए की जा सकती है वो एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे इन्फ्लिनेट के. ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सर्विसेज है, लेकिन सर्विसेज जो है ना वो हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, सर्विसेज हम डायरेक्ट इसकी वेबसाइट से पढ़ेंगे. हम केवल पढ़ लेते, देख लेते हैं कि इनका कौन कौन सी चीज़ों की ये बात कर रहे हैं. पहले जैसे डॉक्यूमेंट डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो इसमें UGC इन्फोनेट की बात कर रहे हैं. ठीक है, UGC इन्फोनेट अब अस्तित्व में नहीं है, उसकी जगह ई-शोध सिंधु वो अस्तित्व में है. ठीक है, दूसरा ओजास एक सॉफ्टवेयर है जो कहाँ पे बना था, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में बना है. ठीक है, तो उसके थ्रू क्या करना है, जर्नल्स डेवलप करना, जर्नल्स क्या करना, जर्नल्स को उसके ऊपर होस्ट करना, ये उनका एक ऑब्जेक्टिव, ये एक सर्विस है. ये शायद सर्विस अभी वर्क कर रही है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा. ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन को बढ़ावा देना.
ठीक है, ये उनका काम है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोल नाम का एक सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, जो देश की बहुत सारी लाइब्रेरीज उसको एडॉप्ट कर रखा है, वहाँ पे चलता है। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग्स देते हैं, वर्कशॉप्स होती है, उनकी ट्रेनिंग्स होती है। देन बिब्लियोग्राफीज, वो अलग अलग उनकी जितनी भी मेंबर लाइब्रेरीज है उनकी उन्होंने होल्डिंग्स लेके बुक्स एंड थीसिस एंड जर्नल्स की उन्होंने क्या बनाया है, एक यूनियन कैटलॉग बनाया है जिसको इंडिकेट कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री में जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था, शोध गंगा और शोध गंगोत्री दो इनकी सर्विसेज हैं। शोध गंगोत्री में जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। जो रिसर्च इन प्रोग्रेस हैं, जो प्रपोजल यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट होते हैं, तो उसकी कॉपी आपको शोध गंगोत्री में मिलेगी। और शोध गंगा में जो रिसर्च कंप्लीट हो चुके हैं उनका जो थीसिस है वो आपको शोध गंगा में मिलेगा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, रिसर्च प्रपोजल होता है। एब्स्ट्रैक्ट अलग चीज होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, पूरा थीसिस का समरी, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन शोध गंगोत्री में उसका समरी नहीं है, उसका प्रपोजल है। यानी कोई भी जब पीएचडी करता है तो वो पीएचडी करने से पहले वो उसे क्या करेगा वो उसे बताना होगा। ठीक है। जैसे अगर आप मास्टर्स में आओगे तो आप लोगों को भी एक प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है। डिसर्टेशन करनी होगी। तो डिसर्टेशन का एक पहले एक प्रपोजल होता है कि मुझे ये करना है। उसमें आपकी स्टडी होगी, आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, आप क्यों करना चाहते हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कब कर रहे हो, ये पूरी डिटेल्स होती है। ठीक है। और वो अप्रूव होने के बाद आप अपनी स्टडी कंडक्ट करते हो, तो वो जो उसको बोलते हैं प्रपोजल। तो वो प्रपोजल सारे वहाँ पे शोध गंगोत्री में है। और उस प्रपोजल के बाद जो थीसिस कंप्लीट हो जाती है तो थीसिस की कॉपी आपको मिलेगी शोध गंगा में। ठीक है। यस। सभी सभी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरे देश की इन्होंने पूरा एमओयू ही कर दिया है कि देश की सभी लाइब्रेरीज को या सभी यूनिवर्सिटीज़ को उनके यहाँ जितनी भी पीएचडी हो रही है उस पीएचडी को जब उनके यहाँ जमा हो जाती है तो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी उन्हें लेना है और उस सॉफ्ट कॉपीज़ को वहाँ पे अपलोड करना है उसकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल के साथ। ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो किसी भी की भी पीएचडी थीसिस फुल फुल टेक्स्ट में देख सकते हो। और आप वहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, सब्जेक्ट से सर्च कर सकते हो, टाइटल से। आपको किसी का नाम पता है, किसी ने पीएचडी की है तो उसके नाम से सर्च कर सकते हो। ठीक है। देन इन्फो पोर्ट उन्होंने एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए एक क्या बनाया है, सब्जेक्ट गेटवे। अब ये देखना होगा ये अभी भी अवेलेबल है या नहीं उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है। देन नॉन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस भी उन्होंने बनाया। 2 to 1, 2 to 1 का ब्लॉक 3। ठीक है। 2 to 1 का ब्लॉक 3, यस। और ब्लॉक 3 का लास्ट वन है यूनिट। ठीक है। यूनिट 10। ठीक है। अब इन्होंने एक नॉन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस भी बनाया है जिसमें एक, यस। ठीक है। तो एक डेटाबेस बनाया है जिसका नाम है विद्वान। अब विद्वान एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च सेंटर्स काम वर्क कर रहे हैं उनके जो रिसर्चर्स हैं या उनके जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोफाइल वहाँ पे क्रिएट की हुई है। तो उन्होंने कितने पेपर लिखे हैं, उनके पेपर की साइटेशन कितनी है, वो कब से काम कर रहे हैं, जो भी डिटेल्स हैं, कौन से जर्नल्स में उनके पेपर छपे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक डेटाबेस है जिसका नाम है विद्वान। देन कुछ और प्रोग्राम्स इनके हैं जैसे एनलिस्ट है। ठीक है। एनलिस्ट जो कॉलेजेस के लिए एक डेटाबेस है वो एनलिस्ट है। ठीक है। अगर कॉलेजेस को ई रिसोर्सेज सब्सक्राइब करवाना है इन्फिनिट के थ्रू तो उन्हें एनलिस्ट सब्सक्राइब करवाना होगा।
और यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है वो था यूजीसी इन्फोनेट, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, ये अलग हो गया है। ठीक है, अब ये हो गया है इंडेस्ट। पहले इंडेस्ट अलग होता था और यूजीसी इन्फोनेट अलग था, ये दोनों मर्ज होकर अब ई शोध सिंधु बन गए हैं। करंट स्टेटस ये हम वहीं से ऑनलाइन देखेंगे। और कुछ प्रोजेक्ट अगर इनकी बात करें तो ई पाठशाला जो आपने सुना होगा, ठीक है, ई पाठशाला आपने सुना होगा, तो ई पाठशाला भी यूजीसी के थ्रू ही चलता है। ठीक है, जहाँ पे यूजी टू यानी केजी टू पीजी, ठीक है, वहाँ तक के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे या इंफॉर्मेशंस वहाँ पे अवेलेबल होती है, जो टीचर्स यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ई जर्नल कंसोर्शियम यूजीसी का वो है, जिसके थ्रू आप रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ यही यूजीसी इन्फोनेट, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो अब चेंज हो गया, ये अब वो ई शोध सिंधु हो गया। उसके अलावा यह इन्फ्लिमनेट कैलिबर नाम की एक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस भी करती है, जो एनुअल होती है। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे, अलग अलग लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी पे वो लोग वर्कशॉप भी अरेंज करते हैं, जिसको कोई भी अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा इन्फ्लिमनेट के बारे में। एक बार हम थोड़ा इन्फ्लिमनेट की वेबसाइट देख लेते हैं, कि वहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ जो नई है। ठीक है, दिख रही है इन्फ्लिमनेट की वेबसाइट आप लोगों को? ओके, देखिए अब यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ में हम जब जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ इनकी दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे ई शोध सिंधु है, ठीक है, शोध शुद्धि इनकी एक सर्विस है, जिसकी मदद से शोध शुद्धि का मतलब एंटी प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक एंटी प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर को ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इनकी जो मेंबर यूनिवर्सिटीज़ है उनको। ठीक है, अभी कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल जिसे पहले कहा जाता था उरकुंड। अगर आपने नाम सुना हो तो उरकुंड पहले इसका नाम था, अब इसका नाम है ओरिजिनल। ठीक है, तो इसका एक्सेस इन्फ्लिमनेट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है इसकी मेंबर यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, उसके अलावा ई शोध सिंधु यूनिवर्सिटी के लिए डेटाबेस है। एनलिस्ट जो है वो कॉलेजेस के लिए डेटाबेस है। इन्फी स्टेट्स देखते हैं क्या है ये। इन्फी स्टेट्स क्या है? यूजेस स्टेटिस्टिक्स पोर्टल फॉर ई रिसोर्सेज, यानी जो भी ई रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उसके स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे से अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब लेकिन ये किसको अवेलेबल होंगे, कौन इसको देख सकता है, ये अगेन एक क्वेरी है, इसको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन कौन कर पाएगा? जो इसके मेंबर्स होंगे, जिन्होंने ई शोध सिंधु या फिर अलग कोई डेटाबेस, इनका जो डेटाबेस है वो सब्सक्राइब अगर किया है। तो ई शोध सिंधु के लिए ये बेसिकली है, क्योंकि एनलिस्ट के स्टेटिस्टिक्स एनलिस्ट में ही दिखाई देते हैं। तो ई शोध सिंधु के अगर स्टेटिस्टिक्स चाहिए तो इन्फी स्टेट में लॉगिन करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपने जो ई रिसोर्सेज सब्सक्राइब किए हैं या ई शोध सिंधु सब्सक्राइब किया है उसके अंदर कितने रिसोर्सेज हैं।
देन एक है इनफीड, ठीक है, ओपन एक्सेस इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन। अब ये क्या करता है, इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन मैनेजेस द ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज इंक्लूडिंग मेंबर इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिशर्स। यानी इनके बीच में जो पब्लिशर्स हैं और लाइब्रेरीज हैं उनके बीच में ये एक कोलैबोरेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। द फर्स्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ एडोप्टेड शिबोल्थ, ठीक है। तो इन्फ्लिबनेट ने एक शिबोल्थ नाम का सॉफ्टवेयर है जो रिमोट एक्सेस ई रिसोर्सेज की प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब भी हम कोई ई रिसोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो जनरली वो क्या करते हैं, आपको आईपी बेस्ड एक्सेस देते हैं। आईपी बेस्ड एक्सेस का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो सॉफ्टवेयर या वो ई रिसोर्सेस आप एक्सेस कर पाओगे, लेकिन जब आप उस इंस्टीट्यूशन से बाहर चले जाओगे, किसी और आईपी पे चले जाओगे, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन्फ्लिबनेट ने शिबोल्थ एडॉप्ट करके एक ऑथेंटिकेशन का एक वे बनाया है, जिसकी वजह से आप जो ई रिसोर्सेस हैं, और ये जो है शिबोल्थ वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसमें कॉस्टिंग नहीं है। तो शिबोल्थ की मदद से आप उन्हीं ई रिसोर्सेस को अपने कैंपस के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके थ्रू ई शोध सिंधु की सेवाएं जो है, ई शोध सिंधु के जो रिसोर्सेस हैं उनको आप अपने घर से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीड के लिए है। देन ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की बात की जाए तो यहाँ पे शोध गंगा है, शोध गंगा में सारे जर्नल्स हैं। शोध गंगोत्री है, यहाँ पे रिसर्च इन शोध गंगा में जर्नल्स नहीं, शोध गंगा में सारी डिजर्टेशंस है। शोध गंगोत्री में रिसर्च इन प्रोग्रेस है। IR एट इन्फ्लिबनेट, तो इन्फ्लिबनेट का खुद का एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो इनके जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या इनके जो वर्कशॉप्स होते हैं, तो उसका जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देख रही है अब यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फ्लिबनेट इन प्रेस इन मीडिया, तो इन्फ्लिबनेट की जो प्रेस नोट्स आती है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। इन्फ्लिबनेट्स कन्वेंशन प्रोसीडिंग्स, जैसे मैंने कहा था कि इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम होता है कैलिबर, ठीक है। तो उस कैलिबर के अंदर जितने भी पेपर आते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। उसके साथ साथ इन्फ्लिबनेट ने अगर कुछ पब्लिश किया है तो वो भी यहाँ पे आपको ओपन एक्सेस में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इन्फ्लिबनेट के IR के थ्रू। देन इन्फोपोर्ट भी इन्फ्लिबनेट की एक सर्विस है, जहाँ पे ओपन एक्सेस रिसोर्सेस को इन्होंने क्या किया है, वो कर दिया, मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सारे ओपन एक्सेस रिसोर्सेस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उनको ब्राउज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्फोपोर्ट मतलब आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है ओपन एक्सेस रिसोर्सेज की। ठीक है, अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन की ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडकेट इनका एक डेटाबेस है जो यूनियन कैटलॉग है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का। तो यहाँ पे अगर आप कोई बुक सर्च करते हो तो वो देश में कौन सी लाइब्रेरी में ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सोल 3.0 ये इनका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एनलिस, ईशो सिंधु, इन्फीस्टेट, इनफीड, शोध शुद्धि, ठीक है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध चक्रा, ठीक है। अब शोध चक्रा क्या है, शोध चक्रा प्रोवाइड्स अ यूनिक स्पेस टू द रिसर्चर, गाइड, सुपरवाइजर एंड यूनिवर्सिटी टू मैनेज research life cycle of a research scholar. The portal is integrated with millions of resources, including lack of full-text thesis, along with the helping tool for the researcher which are required during the research work. Regulatory bodies can easily identify the concerned expert on the basis of research area, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा
जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, उनको भी यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। तो वो यूनिवर्सिटी को भी हेल्प करता है, रिसर्चर्स को भी हेल्प करेगा और गाइड को भी हेल्प करेगा। ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट डेटाबेस जो कि शोध गंगा है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी इनका है खुद का। इन्फोपोर्ट एक ऐसा पोर्टल इन्होंने बनाया जहाँ से ई रिसोर्सेस एक्सेस किए जा सकते हैं, फ्री ई रिसोर्सेस। देन ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड उसकी भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे कुछ भी कंटेंट अगर क्रिएट करना है तो वो भी ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर ईपीजी पाठशाला, ठीक है, ये एक मुख्य इनका ई कंटेंट है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विद्यामित्र और IRINS, ठीक है, तो IRINS विद्वान से ही जुड़ी हुई है। ठीक है। ये इंस्टीट्यूशनल रिसर्च इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जितने भी रिसर्चर्स काम कर रहे हैं उन सबको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अकाउंट होता है वो इंस्टीट्यूशन का बनता है और उस अकाउंट के अंदर उस इंस्टीट्यूशन के जितने भी टीचर्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये विद्वान और IRNS इन दोनों का कोलैबोरेशन है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो पहले इसमें अगर बनाना है हमें अपना आईडी, तो पहले एक्सपर्ट को विद्वान में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वो इंटीग्रेट होगा। ठीक है। तो बेसिकली ये उनकी सर्विसेज हैं सारी। कन्वेंशन में एक कैलिबर ये उनकी कॉन्फ्रेंस है। ठीक है। प्लानर उनकी एक कॉन्फ्रेंस है जो 2018 में हुई थी। और ICT स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये लोग चलाते हैं, कोहा पे भी चलाते हैं, डी स्पेस पे चलाते हैं, बिब्लियोमेट्रिक्स पे चलाते हैं। अलग अलग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, ICT टेक्नोलॉजी से उसके ऊपर ये वर्कशॉप अरेंज करते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके अटेंड कर सकता है। ठीक है। लेकिन वो फ्री नहीं होती है, वो पेड होती है। इनका न्यूज़लेटर है, इनकी यूनिवर्सिटी डायरेक्टरी इन्होंने बनाई है, इनकी एनुअल रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी ये लोग काम करते हैं पब्लिकेशन में। हालांकि इनका अभी तक कोई जर्नल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई जर्नल ये मैनेज करते हैं या कोई जर्नल इनका पब्लिश हुआ है। ठीक है। कोई पब्लिकेशन में इनका कोई जर्नल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज हैं इन्फ्लिमनेट की। तो अगर आप जो भी नेटवर्क के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक सजेशन ये रहेगा कि आप उन नेटवर्क्स की वेबसाइट पे जाइए और फिर उन नेटवर्क्स के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि आपकी जो बुक है उसके वो पुरानी है। ठीक है। पुरानी होने की वजह से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो लेटेस्ट चेंजेस होते हैं वो बुक में नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो इन्फ्लिमनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लिमनेट पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बाकी उसके बाद डेलनेट है। ठीक है। डेलनेट कब बना था? 1992 में बना था, रजिस्टर्ड हुआ था, वो वर्क कर रहा था 1988 से, लेकिन 1992 में ये रजिस्टर्ड हुआ था। ठीक है। उसके भी ऑब्जेक्टिव वही है, ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मोर और लेस सभी के ऑब्जेक्टिव्स सेम ही होते हैं। डेलनेट का पहले नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है। फर्स्ट जो जब ये बना था, लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा कि नहीं, हमारे जो ये लाइब्रेरी नेटवर्क है इसमें पोटेंशियल है कि ये दिल्ली स्टेट से बाहर भी एक्सपैंड कर सकता है, तो इसका नाम दिल्ली की जगह डेवलपिंग यूज़ करने लग गए। ठीक है। तो ये स्टेट लाइब्रेरी नेटवर्क से फिर नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क की तरफ बढ़ गया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। तो इग्न्यू का भी शायद एक सेंटर वहाँ पे चलता है। ठीक है। एम आई करेक्ट? चलता है ना इग्न्यू का सेंटर डेलनेट में?
ठीक है। ये लोग भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है। इनका भी न्यूज़लेटर है। ये इन लोगों ने अपना पूरा कैटलॉग बना रखा है जिसको वो अपने जो मेंबर लाइब्रेरीज होती है उनको वो एक्सेस देते हैं, ठीक है। और उस कैटलॉग के थ्रू मेंबर लाइब्रेरीज जो है वो उसको एक्सेस कर सकती है, और उन्हें अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट जिस लाइब्रेरी में वहाँ से डेलनेट अरेंज करके उस लाइब्रेरी तक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यानी इंटर लाइब्रेरी लोन की सर्विसेज भी डेलनेट प्रोवाइड करता है। देन कैलिबनेट, ठीक है, कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क, ये शुरू हुआ था 1993 में, ठीक है। 38 लाइब्रेरीज इसमें कनेक्ट हुई थी, और उसके बाद ये भी जो निसेट है, निसेट के सपोर्ट से ही शुरू हुआ था। इसका जो सेंटर है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस है, ठीक है। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसके अंदर ये उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है। इसके भी ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव सभी के सेम ही लगेंगे कि इंटरकनेक्ट करना लाइब्रेरीज को, रिसोर्स शेयरिंग करना, डेटाबेस बनाना, यही सारे इनके ट्रेनिंग देना, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को शेयर करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, ये सारा इनका काम है। कैलिबनेट के डेटाबेस की बात की जाए तो इनका ओवरसी लाइब्रेरी रिसोर्सेस इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरी कैटलॉग, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यानी यहाँ से वो ये जो चीज़ें हैं इनसे कैलिबनेट कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इनके कैलिबनेट के कैटलॉग्स नहीं है ये, लेकिन कैलिबनेट इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। देन एडीनेट, दैट इज़ अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। ये 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके भी ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, इसके ऑब्जेक्टिव भी कुछ नए नहीं हैं। डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इंटर लाइब्रेरी लोन, ठीक। एक ये करंट कंटेंट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नाम का इनका एक पब्लिकेशन है, जिसमें ये करंट जो कंटेंट पब्लिश हो रहा है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनकी भी लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंसेस होती है, ठीक है। लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेशन हर साल ये लोग करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, अलग अलग इनकी सर्विसेज हैं। वैसे ही मैसोर लाइब्रेरी नेटवर्क है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इनका यूनियन कैटलॉग ऑफ जर्नल्स इन्होंने बनाया है, एक्सपर्ट डेटाबेस बनाया है। मेनलिबनेट, ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, मेलिबनेट, ये 1993 में बना था, और इसको बनाने में इंसडॉग ने सपोर्ट किया था, ठीक है। इनिशियली इसमें 37 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जुड़े हुए थे। इसके भी ऑब्जेक्टिव आपको वही मिलेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रो करना, साइंटिफिक रिसर्च को डेवलप करना, ठीक है। नेटवर्क, लाइब्रेरी का नेटवर्क इंडिया में बनाना, नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरीज से कनेक्ट होना, ठीक है। तो यही इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी सर्विसेज की बात की जाए तो कंटेंट सर्च सर्विस, दिस सर्विस अलाउस टू सर्च द जर्नल डेटाबेस ऑफ मेलिबनेट हैविंग 7747 जर्नल्स। तो इनकी जो मेंबर लाइब्रेरीज है उनके सभी जर्नल्स का इन्होंने यूनियन कैटलॉग बना के रखा है। डॉक्यूमेंट प्रोक्योरमेंट सर्विस, तो ये क्या करते हैं, मेलिबनेट प्रोवाइड्स फुल टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम जर्नल्स अवेलेबल इन इट्स डेटाबेसेस। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो जिस तरह से डेलनेट ये सर्विस प्रोवाइड करता है, वैसे ही मेलिबनेट भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसका जो चार्जेस भी यहाँ लिखे हैं कि 3 रुपीज़ पर पेज फॉर मेंबर्स एंड 5 रुपीज़ पर पेज फॉर नॉन मेंबर्स। अगर नॉन मेंबर है तो उसे पर पेज 5 रुपीज़ पे करने होंगे। इंटरनेट सर्विसेज वो भी ये प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बोनेट है, बोनेट इज़ बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, जो 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये सारे जो सेंटर्स हैं वो बंद तो गए हैं, लेकिन इनमें भी कुछ न कुछ इश्यूज रहते हैं।
अब इनके इश्यूज की बात की जाए तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क इज फॉर resource sharing among libraries as well as easy access of information, but it requires heavy implementation of information technologies. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाना है, इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना है, तो फिर आपको एक टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, इनके अंदर इनके मेंबर लाइब्रेरी में अगर कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो उसकी कुछ टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन ये नेटवर्क के पास इनकी खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कैसे उसको वर्कआउट करेंगे? लाइब्रेरी शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इट्स staff who were involved in delivery of services and the user who are to be served. One of the major outcome of such network is accessibility of opaque. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें तो ओपेक जो है वो इनकी एक अचीवमेंट है। हर लाइब्रेरी नेटवर्क ने कम से कम इतना तो प्रयत्न किया ही है कि वो जो यूनियन कैटलॉग है वो बना पाए। यस यस, एनी क्वेरी? नो क्वेरी। ठीक है, which in turn requires adhering to particular standards. Library network must follow one bibliographical standards. ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स अगर जो कोई भी लाइब्रेरी नेटवर्क है तो उसे क्या करना होगा, उसे एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। वैसे अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात की जाए और कैटलॉगिंग की बात की जाए तो मैक्सिमम जो लाइब्रेरीज हैं वो मार्क 21 को फॉलो करती है। कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर रहा है तो मार्क 21 का फॉर्मेट उसमें सपोर्ट हो जाता है। Then India is a big country with many different language and cultures. Growth of literature is there in all the languages. In such a multilingual environmental, rendering services one's own language and script is very big challenge. There is a conscious effort in DRTC Bangalore towards rendering multi-language lingual opaque service for the user. ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि अलग अलग जो रिसोर्सेस होते हैं वो देश में अलग अलग लैंग्वेजेस में होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज में सर्विस प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए भी एफर्ट चल रही है और डीआरटीसी में इसमें बहुत एफर्ट हुई है, लेकिन ये भी ऑलरेडी अचीव कर लिया गया है, क्योंकि कोहा ने जो यूनिकोड इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आप उसमें जो कैटलॉगिंग है वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, और ओपेक भी आपको किसी भी लैंग्वेज में अवेलेबल हो सकता है, आप किसी भी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी ऑलरेडी अवेल हो गई है। ठीक है, लाइब्रेरी कंसोर्शिया की बात की जाए तो ये इनको पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब लाइब्रेरी कंसोर्शिया के नाम पे हमारे पास बहुत कम कंसोर्शिया हो गए। आईआईएम का शायद है, और जो ये है ईशो सिंधु है वो है। ठीक है, तो उसको आप इन्फ्लिमनेट की वेबसाइट से पढ़िए या फिर ऑनलाइन पढ़िए, इसको यहाँ से मत पढ़िए आप। लेकिन ये थोड़ा उनको लिख सकते हैं कि इस तरह के जो कंसोर्शियाज हैं वो पहले थी। ठीक है, यूजीसी इन्फोनेट थी, इंडेस थी, ठीक है, सीएसआईआर कंसोर्शिया थी। इन 3-4 को मिला के यूजीसी का इन्फ्लिमनेट का ई शोध सिंधु बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो गई है। जो इंडेस था वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, यूजीसी इन्फोनेट था वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए था। ठीक है, यूजीसी इन्फोनेट था वो इंडेस था वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए था, जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, आईसर्स। ठीक है, उनको वहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड की जाती थी। फोर्सा जो था वो है फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी के लिए था। ये यूजीसी इन्फोनेट यूनिवर्सिटी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए था। आईआईएम का अपना कंसोर्शियम है जहाँ पे आईआई मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। हेलीनेट, दैट इज हेल्थ साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क,
जो हेल्थ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को एक्वायर करते हैं, उनसे जुड़े हुए जो ई रिसोर्सेज है उनको वो सब्सक्राइब करते हैं। स्पेस नेट है, ठीक है, स्पेस साइंस से रिलेटेड नेटवर्क है जहाँ पे स्पेस साइंस के डॉक्यूमेंट्स या उसके जो रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल होते हैं। देन एक सेरा है, कंसोर्शियम फॉर ई रिसोर्सेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ई रिसोर्सेस एक्सेस करने के लिए एग्रीकल्चरल ई कंसोर्शियम बना हुआ है। आईसीएमआर का ई कंसोर्शिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल साइंस से जुड़े हुए रिसोर्सेस हैं वो इसमें एक्वायर किए जाते हैं। देन इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसमें एक OCLC है। OCLC के बारे में हमने कल पढ़ा ही था, ठीक है, जिसका अभी नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। पहले इसका नाम था ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो 1967 में ओहियो एक यूएस के अंदर एक स्टेट है ओहियो, ठीक है, उस स्टेट के अंदर एक लाइब्रेरी नेटवर्क जैसे ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ, OCLC, ठीक है, जिसको बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसको कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ जितना सोचा गया था उससे कई गुना इसकी ग्रोथ हुई। इसके जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई और वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सपांड हो गया। और जो चीज़ें स्टेट से बाहर एक्सपांड हो गई फिर स्टेट का नाम वहाँ पे रख के कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, ना ही वो कॉलेज से रिलेटेड रही ना ही वो ओहियो से रिलेटेड रही, इसलिए ओहियो की जगह ऑनलाइन कर दिया और कॉलेज की जगह कंप्यूटर कर दिया, ठीक है। 1981 में कॉर्पोरेट नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन बिकम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, OCLC, ठीक है। इसके मेंबरशिप की अगर इसकी बात की जाए तो 25,000 लाइब्रेरीज हैं इसकी मेंबर, ठीक है, वो भी अब बढ़ गया होगा 25,000, शायद 30,000 भी हो चुका हो, ठीक है। 170 कंट्री से ज़्यादा उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वर्ल्ड कैट एक यूनियन कैटलॉग है, ठीक है, सारी इनकी जो मेंबर लाइब्रेरीज है उनका यूनियन कैटलॉग है वर्ल्ड कैट। देन नेट लाइब्रेरी से ये क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक बुक फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ पब्लिशर्स, ठीक है, तो ई बुक्स प्रोवाइड करता है इनका जो नेट लाइब्रेरी है वो। देन इनका इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑनलाइन, तो यहाँ पे सारे ई जर्नल को एक्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग पब्लिशर्स के। इनका एक डेटाबेस भी है जिसका नाम है फर्स्ट सर्च, ठीक है, जहाँ पे जर्नल्स और अलग अलग फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं जिसमें। और इनके जो जर्नल्स होते हैं वो ईजेड प्रॉक्सी का यूज करके कैंपस से बाहर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे इन्फिल्मनेट का हमने पढ़ा था कि वो लोग शिबोल्स यूज करते हैं कैंपस से बाहर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, और OCLC क्या यूज करता है, EZ प्रॉक्सी यूज करता है। EZ प्रॉक्सी एक पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो पेड टेक्नोलॉजी है, जबकि शिबोल्स टेक्नोलॉजी जो है वो फ्री टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। देन क्वेश्चन पॉइंट नाम की उनकी एक वर्चुअल रेफरेंस सर्विस भी है। इसके बेनिफिट क्या है, 24/7 इसमें हेल्प आपको अवेलेबल होती है। मीट यूजर एट देयर पॉइंट ऑफ नीड, उनकी जो भी नीड है वो वहां से पूरी हो सकती है, ठीक है। एक्सपांड योर एक्सपीरियंस डेस्क विद आवर्स विदाउट इंक्रीजिंग द स्टाफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कॉपरेशन मिलेगा उसकी वजह से आप अपने स्टाफ को बढ़ाए बिना अपनी रेफरेंस डेस्क जो है उसका टाइम बढ़ा सकते हो, ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। बिलोंग टू सेवरल ग्रुप
साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब ये ऐसा कंसोर्शिया है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंसोर्शिया इसके मेंबर है, तो आप एक साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज के या बहुत सारे कंसोर्शियाज के बहुत सारे लाइब्रेरी नेटवर्क के मेंबर बन सकते हो। क्वेश्चन Q&A नॉलेज बेस भी इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर यहाँ पे, जैसे FQ होता है, FAQ होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वैसे ही इन्होंने अपना क्वेश्चन नॉलेज बेस बनाया हुआ है, जहाँ पे क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी होता है। प्राइसिंग जो होता है वो, इनका जो प्राइसिंग है वो पॉपुलेशन बेस्ड होता है। ठीक है, कि आपकी लाइब्रेरी के कितने मेंबर हैं उसके बेस पे उनकी प्राइसिंग होती है। रेफरेंस मैनेजमेंट बेनिफिट्स एंड फीचर्स, तो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स या रेफरेंस मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटर होता है, रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्राइस मॉड्यूल्स होते हैं, ये सारे इसमें इसके कॉमन फीचर्स हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल में जो OCLC है वो इम्पोर्टेंट एक लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अगर नेशनल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्फ्लिबनेट होगा, और इंटरनेशनल की बात की जाए तो OCLC होगा। तो ये दोनों आप थोड़ा इसको ठीक से पढ़िए, और इनकी वेबसाइट पे जाके देखिए लेटेस्ट इनकी सर्विसेज क्या प्रोवाइड हो रही है। जो सर्विसेज हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस सर्विस के बारे में जानिए। ठीक है, तो आप उसको और इजीली और अच्छी तरह से लिख पाओगे। और कुछ अलग अलग जो नेटवर्क्स है वो, एक है RLG रिसर्च लाइब्रेरीज ग्रुप। ठीक है, जो कि 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी USA में ही है। RLG मर्ज विद OCLC, तो ये अभी अस्तित्व में नहीं रह रहे हैं, ये OCLC में 2006 में मर्ज हो गया है। ठीक है, और इसके भी रिसोर्सेज भी OCLC के साथ, वर्ल्ड कैट के साथ मर्ज हो गए। ठीक है, तो इसका भी अब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। JISC, ये सारी छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं जो उतना वर्क नहीं किए या फिर किसी के साथ फिर मर्ज हो गए। JNet, ठीक है, ये UK का है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका नाम है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, JNet। ठीक है, रोल ऑफ यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम एजुकेशन रिसर्च एंड नेटवर्किंग एसोसिएशन मैनेज द ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ JNet ऑन बिहाफ ऑफ GISC। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये JNet को मैनेज करती है। ठीक है, उससे उन्होंने उसे इस्टेब्लिशमेंट करने में उसकी हेल्प की, और उसको मैनेज भी यही करती है। JNet की सर्विसेज की बात की जाए तो अगेन इनकी कस्टमर सर्विसेज हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स, उनकी रेफरेंस सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं, मेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्किंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सर्विसेज हैं जिसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ। ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वेब सर्विसेज हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करते हैं, ये सभी में कॉमन है। ठीक है, चाइना के नेटवर्क की बात की जाए तो ये है कैलिस, दैट इज चाइना नेट एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, और इसमें 1251 एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, और 792 जर्नल कंटेंट यूजर्स हैं। इसका इसका गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट देखा जाए तो इसका गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कहाँ से चलता है? टू लाइब्रेरी प्रेसिडेंट फ्रॉम बीडा एंड सिंगुया गवर्न कैलिस। ठीक है, ये दो लाइब्रेरीज है जो कैलिस को गवर्न करती है। कैलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर लोकेटेड एट बीजिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीजिंग यूनिवर्सिटी में इनका सेंटर है।
इनके चार नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चार अलग सब्जेक्ट वाइज इनके ये हैं सेंटर्स। ठीक है, साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज ये एक है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर ये दूसरा है, मेडिकल इंफॉर्मेशन सेंटर तीसरा है और एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर चौथा है। ठीक है, तो चार इनके इंफॉर्मेशन सेंटर्स है जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ये लोग वर्कआउट करते हैं। करंट स्टेटस की बात की जाए तो 3 लेवल रिसोर्सेस एंड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेटिव एक्टिविटीज आर अंडरटेकन इन various cities and regions. Currently, Calis has 6 major activities drafted in its plan. These activities include coordinate acquisition, online cataloging, OPEC, ILL, document delivery and internet navigation. तो ये सारी जो हमने अभी तक पढ़ी उसी तरह की ये सारी सर्विसेज है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे डेटाबेस भी सब्सक्राइब किए हैं जिसमें SCI, SSCI, इंजीनियरिंग एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, प्रोक्वेस्ट, साइंस ऑनलाइन, एल्सवियर साइंस डायरेक्ट, ये सारे ई रिसोर्सेस इन्होंने सब्सक्राइब किए हुए हैं जो इनकी मेंबर लाइब्रेरीज एक्सेस कर सकती है। इनके खुद के सभी लाइब्रेरीज के मिला के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, यूनियन कैटलॉग्स हैं, करंट कंटेंट का इनका एक पब्लिकेशन है, एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स हैं। ये सारी कॉमन सर्विसेज है जो इनके पास भी अवेलेबल है। ठीक है, लाइब्रेरी कंसोर्शिया, अगर इंटरनेशनल लेवल पे लाइब्रेरी कंसोर्शिया की बात की जाए तो एक है कार्ली। ठीक है, कंसोर्शियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इलिनॉइस। इलिनॉइस के अंदर एक 2005 में एक लाइब्रेरी कंसोर्शिया बनाया गया था और उनका भी ऑब्जेक्टिव फिर वही है कि ये उस नेटवर्क के बिहाफ पे पब्लिशर से डील करेंगे और ई रिसोर्सेस को एक्वायर करेंगे। ठीक है, इनके कितने मेंबर्स, जो स्टूडेंट की बात की जाए तो 8.5 लाख इनके स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर लाइब्रेरीज की बात की जाए तो 145 लाइब्रेरीज इनकी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ई रिसोर्स प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी या आई शेयर है, ये सब इनके सर्विसेज है, ट्रेनिंग भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। देन कॉन्सैट, ठीक है, कंसोर्शियम ऑन कोर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस इन ताइवान, तो ये ताइवान का एक कंसोर्शियम है। ये लोग भी क्या करते हैं, वही रिसर्च प्रोग्रेस, रिसोर्स शेयरिंग, यही सब इनकी भी एक्टिविटीज है। देन सैनलिक, साउथ अफ्रीकन नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कंसोर्शियम, ये साउथ अफ्रीका का एक कंसोर्शियम है। देन कल हमने पढ़ लिया, यूके का एक कंसोर्शियम है। देन EIFL, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरीज, ये कहाँ काम करता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, ग्लोबल, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, इन सभी जगह में ये काम करता है। ठीक है, इनकी खुद को लाइसेंसिंग है जिसमें लाइब्रेरीज इसके मेंबर्स बन सकती हैं। इनके साथ 25 वेंडर्स का डेटाबेस इनके पास है। ठीक है, 25 वेंडर से इन्होंने जर्नल्स और ई बुक सब्सक्राइब की हुई है। ठीक है, an estimate put the saving in subscription free accrued from the consortium purchase of the order of $215 million, achieving a discount of 97%। ठीक है, तो जो सारा अगर सारा इनके पास से कोई सब्सक्राइब करता है तो जिसकी कॉस्ट होगी 215 मिलियन, ठीक है, डॉलर, और वो इसके ओरिजिनल रेट से कितना है, 97% डिस्काउंट पे है। ठीक है, ओपन एक्सेस को भी ये सपोर्ट करते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोई की एडवोकेसी ये करते हैं, यानी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। अगर लाइब्रेरीज को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर अप्लाई करना है, लाइब्रेरी को ऑटोमेट करना है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है या किसी फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, तो ये इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, एक और है इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ इन लाइब्रेरी कंसोर्शिया। ठीक है, अब ये जो लाइब्रेरी कंसोर्शियाज है उनका भी ये कोलिजन है। ठीक है,
ICOLC refers to International Coalition of Library Consortia. It is consortium of consortia. जो सारी कंसोर्शियाज हैं वो उन सारी कंसोर्शिया ने एक दूसरी कंसोर्शिया से कांटेक्ट करके एक कोलिजन बनाया, ठीक है। और उससे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको इस कोलिजन के ये साल में 2 बार मीटिंग करते हैं, ठीक है। और नए जो ई रिसोर्सेस हैं अलग अलग लाइब्रेरी से अलग अलग कंसोर्शियाज के बारे में, उसके बारे में वो जानते हैं, ठीक है। और उनके जो इश्यूज हैं वो कैसे डील करते हैं, क्या प्राइसिंग पे डील करते हैं, कैसे उनका प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, तो उस तरह की प्रॉब्लम को ये डील करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। देन समरी, तो समरी आप पढ़ सकते हो जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। So that's all from this unit. If you have any question, you can ask me.